So I'm again back with chapter number 6, the Golden Age, the Gupta Empire. Students, this is part 2 of this chapter. In part 1, we have discussed till here. Okay, so I'll start this video with successor of Chandragupta 2. So student, we have seen first Chandragupta 1, then Samudragupta, then Chandragupta 2, also known as Vikramaditya. Then after Vikramaditya, Kumargupta, and after Kumargupta we have Iskandgupta. Chandragupta 1, Samudragupta, Chandragupta 2, popularly mainly known as Vikramaditya, then Kumargupta, then Iskandgupta. ठीक है, ये याद रखेंगे आप. चंद्रगुप्त 2 was succeeded by his son कुमारगुप्त. चंद्रगुप्त 2 के बाद कौन आया बच्चा? कुमारगुप्त. ठीक है. He probably kept intact the vast dominion inherited from his father. उसको जो अपने फादर से प्रॉपर्टी मिली थी, इनहेरिट हुई थी, उसने उसको इंटैक्ट रखा. He was succeeded by his son स्कंदगुप्त. और कुमारगुप्त को सक्सीड किया उसके अपने बेटे स्कंदगुप्त ने. स्कंदगुप्त के अकाउंट में एक मेजर थिंग है, वो है he defeated हंस. ठीक है. हंस एक बारबेरियन ट्राइब थी जिसको डिफीट किया किसने? स्कंदगुप्त ने. स्कंदगुप्त died in 467. स्कंदगुप्त died in 467 AD. 467 AD में उनकी डेथ हुई. His successor were weak, who could not take the advance of funds. बच्चा, इसके जो आने वाले जो सक्सेसर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, थोड़े से वीक थे, इसीलिए उन्होंने हंस के एडवांस को चेक ही नहीं किया और गुप्ता एम्पायर का जो फॉर्च्यून था वो यहाँ से डिक्लाइन की तरफ आने लगा. हंस सीज्ड एक्सटेंसिव रीजन इन नॉर्थ वेस्ट में हंस ने एक बहुत बड़े पार्ट को एक्वायर कर लिया और यहीं से गुप्ता एम्पायर का फॉल स्टार्ट हो गया बच्चा. अब हम लोग देखेंगे एक चाइनीज पिलग्रिम फायान जिसने इंडिया को विजिट किया, उसने अपने अकाउंट से क्या क्या लिखा है. तो फायान पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम, फायान और चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त 2. जब चंद्रगुप्त 2 का रेन था तब फायान ने इंडिया को विजिट किया. ही स्टेड हियर फॉर 14 years. ठीक है. 399 से 430 AD तक उसने इंडिया में रहे. उन्होंने मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, नालंदा, कपिलवस्तु. कहाँ का विजिट किया? काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र, नालंदा, कपिलवस्तु. He stayed at the capital city पाटलिपुत्र for more than 3 years. 3 years तो अकेले वो कहाँ रुके बच्चा? पाटलिपुत्र में रुके. He wrote his experience and observation in the book titled फोकोकी. इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो. फोकोकी, द ट्रेवलर ऑफ फायान. ये जो बुक है ये बताती है लोगों की लाइफ कैसी थी, रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, कंट्री में जनरल कंडीशन क्या थी, ये सब फायान ने अपनी बुक में लिखा है. फायान wrote that Patliputra had 2 grand monasteries where about 700 Buddhist monks lived. फायान ने लिखा अपनी बुक में कि पाटलिपुत्र में 2 बड़े बड़े मोनास्ट्रीज हैं जिनमें अप्रोक्सीमेटली 700 monks रहते हैं. He was deeply impressed by the wealth and prosperity of the people. लोगों के पास wealth थी, prosperity थी. He mentioned about an excellent hospital at Patliputra run by wealthy person. उसने ये भी लिखा अपनी बुक में कि यहाँ पर बड़े ही अच्छे हॉस्पिटल्स थे जिनको पाटलिपुत्र के जो रिच वेल्दी पीपल थे वो रन करते थे. बच्चा, रेस्ट हाउसेस थे, लार्ज टाउन्स थे एज वेल. ठीक है. बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस बने हुए थे, हाईवेज थे. ठीक है. फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर यहाँ से वहाँ आ जाए तो उनको बच्चा रुकना पड़ता था, तो रुकने के लिए हमने बड़े बड़े क्या बना रखे थे? रेस्ट हाउसेस. हमने नहीं, किसने? गुप्ता एम्पायर में. पीपल वर मोस्टली वेजिटेरियन. पीपल वेजिटेरियन होते थे, वो अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, ऑनेस्ट होते थे, लॉ अबाइडिंग होते थे, नियम और कानून को मानने वाले होते थे. किंग उन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था. जो जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत वेल डेवलप्ड था. ठीक है. सारे लॉज क्लियर थे, मतलब जुडिशरी भी प्रॉपर काम करती थी, लॉज भी अच्छे थे. ऑल द फायान मेंशन द पनिशमेंट वर लाइट एंड माइल्ड. तो फायान ने ये भी बोला कि पनिशमेंट बहुत लाइट होती थी, बहुत ही माइल्ड होती थी. ठीक है. पर ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती थी. कब? जब आपने रिपीटेटिवली एक ही क्राइम को किया होगा. पहले तो ठीक है, एक बार आपने कुछ किया, मैंने आपको लाइट पनिशमेंट दे दी, पर अगर आपने आपके क्राइम को रिपीट किया तो पनिशमेंट सर्व हो जाएगी. ठीक है. बहुत कड़ी पनिशमेंट आपको मिलेगी. कास्ट सिस्टम सोसाइटी में था.
न्यू कास्ट और क्लास अनटचेबल नोन एज चांडाल्स ग्रू इन द सोसाइटी। बच्चा ये वर्ड मुझे सिर्फ आपकी बुक में मिला है, एनसीईआरटी में कहीं ये वर्ड अवेलेबल नहीं है। एक न्यू कास्ट और क्लास ऑफ अनटचेबल नोन एज चांडाल्स ग्रू इन सोसाइटी। बच्चा सोसाइटी में एक नई कास्ट ग्रो हो गई जिसको हम अनटचेबल बोलते हैं और चांडाल बोलते हैं। हम लोगों ने हमारे टाइम में बहुत पढ़ा था चांडाल, पर जब अभी मैं हमारे स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी में चांडाल जैसा कुछ है ही नहीं। दे लेड अ मिजरेबल लाइफ एंड हैड टू डू एक्सट्रीमली मीनियल जॉब्स। बच्चा ये जो चांडाल्स होते थे या जो अनटचेबल्स थे, बहुत ही मिजरेबल लाइफ इनको जीनी पड़ती थी, मीनियल जॉब्स इनको करने पड़ते थे। वुमेन की पोजीशन बहुत डिटोरिएटेड थी, बहुत ही ख़राब थी। एज ऑफ मैरिज डिप्ड फर्दर टू अलाउ चाइल्ड मैरिज, और बच्चा चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पर अलाउ थी। अब इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, तो बच्चा उस टाइम में तो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन होगा, है ना, तो एग्रीकल्चर बहुत मेन ऑक्यूपेशन था। कंट्री फेमस थी अपनी मिनरल वेल्थ को लेके भी, बहुत सारे मिनरल्स थे वहाँ पर। एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ ट्रेड भी होता था, कॉमर्स होता था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब विद इन अ कंट्री, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री। एक्सपोर्ट गुड इंक्लूडेड क्लोथ, सिल्क, प्रेशियस स्टोन, पर्ल्स, परफ्यूम्स, स्पीशीज नहीं, स्पाइसेस एंड हर्ब। ठीक है, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? क्लोथ, सिल्क, प्रीशियस स्टोन, पर्ल्स, परफ्यूम, स्पाइसेस, हर्ब्स, ये हम एक्सपोर्ट करते थे सॉरी। और इंपोर्ट क्या क्या करते थे बच्चा? गोल्ड, सिल्वर, टीन, लैड, हॉर्सेस। हॉर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे नहीं थे। गोल्ड तो अभी भी नहीं है, सिल्वर अभी भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग गोल्ड, सिल्वर, टीन, लेड, हॉर्स क्या करते थे बच्चा? इंपोर्ट करवाते थे। और एक्सपोर्ट के आइटम थे प्रीशियस स्टोन, पर्ल्स, परफ्यूम, स्पाइसेस एटसेट्रा। ठीक है, अब बच्चा हम हॉर्सेस कहाँ से लाते थे? अरेबिया और ईरान से। हॉर्सेस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अरेबिया एंड ईरान। सैंडलवुड, क्लोव वर सेंट फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अच्छा, ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट एशिया तक हम लोग क्या भेजते थे? सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। क्लोव मतलब होता है लौंग, लौंग होती है ना, लौंग खाने वाले आपने देखा होगा। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज एंड पोर्ट्स वर लिंक्ड द नेटवर्क ऑफ गुड रोड्स। अच्छा बढ़िया प्रॉपर नेटवर्क था रोड्स का, सारी मेजर सिटीज जुड़ी हुई थी। उज्जैन, प्रयाग, मथुरा, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये मेजर सिटीज थी उस टाइम। रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी वर यूज्ड फॉर इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड के लिए हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को यूज करते थे। ठीक, कोई बात? नाउ रिलीजियस कंडीशन, revival of Brahmanism, Gupta period is generally regarded as the period of revival of Brahmanism. विष्णु शिव become most worshipped god। जब गुप्त एम्पायर था तो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान थे विष्णु जी और शिव जी। ठीक है, gods along with their consorts लक्ष्मी एंड पार्वती। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। समुद्रगुप्त ने भी और बच्चा कुमारगुप्त ने भी क्या किया बच्चा? अश्वमेघ यज्ञ किए। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें तो जो गुप्ता रूलर थे उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। उनका इंक्लिनेशन उन लोगों की तरफ भी उतना ही था जितना अदर लोगों की तरफ था जिनके अदर रिलीजियस बिलीफ थे। ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म को भी सफिशिएंट फ्रीडम उन्होंने दे रखी थी। रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ गुप्त रूलर्स हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय फायान। अब ऐसा नहीं है कि हम हवा में ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बहुत ही टॉलरेट करने वाली थी। बच्चा ऐसा नहीं है, फायान ने भी कंफर्म किया है कि गुप्ता के रीन में जो दूसरे फॉलोअर्स थे, दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स, भले वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म या कोई और हो, उसको भी सफिशिएंट पैट्रोनेज एंजॉय करने का पूरा वो था, फ्रीडम था। Bhakti cult. The growing importance of Bhakti cult or immense devotion to God was remarkable feature of Gupta period. Gupta period में भक्ति मूवमेंट आया। भक्ति यूनाइटेड द वेरियस सेक्शंस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के जो बहुत सारे सेक्शंस थे उनको यूनाइट करने का काम किया भक्ति मूवमेंट ने। भक्ति लिटरेचर, भजन, सॉन्ग्स, प्रीज्ड, दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। और भक्ति मूवमेंट ने हमको ये सिखाया कि वी ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त, the Gupta rulers established an efficient system of administration. The king and his minister, they were like prime minister and council of minister. King was found 10 head of all power. सारी power किसके पास थी बच्चा? किंग के पास थी।
including judicial and military, judicial power in military power. All were in the hand of kings. He assumed the title of Maharaji Raj, Maharaja Dhivraj को टाइटल मिला हुआ था किंग को, and was considered equal to इंद्र, वरुण, कुबेर, और उसको किसकी तरह माना जाता था? इंद्र, वरुण, कुबेर की तरह माना जाता था. ये गॉड के नाम है बच्चा, इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता. He possessed wide and extensive power. किंग के पास बहुत सारी पावर थी, वाइड, एक्सटेंसिव, but ruled according to धर्म, पर वो धर्म के अकॉर्डिंग ही रूल करता था. Several ministers थे जो किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में. Ministers were often hereditary and were expected to be expert in their respective field. बच्चा मिनिस्टर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपनी फील्ड में मास्टर हो जाए और उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी बचपन से ही थोड़ा बहुत सिखाएं, क्योंकि ये पोजीशन हेरिडेटरी थी. आपके बाद आपका बच्चा ही जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना तो आने वाला फाइनेंस मिनिस्टर उसका बेटा ही होगा, इसीलिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने आप को भी मास्टर बनाए और आने वाली जनरेशन को भी मास्टर बनाए जो उस पोजीशन को होल्ड करेगी इन फ्यूचर. प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था बच्चा? वास्ट एम्पायर थी, बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उसको सेवरल प्रोविंसेस में कॉल भुक्तीज, क्या बोला जाता था? भुक्तीज. जैसे आज स्टेट बोलते हैं वैसे ही बहुत सारी भुक्तीज में डिवाइडेड था. हेड और गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वर कॉल्ड. तो बच्चा क्या कह रहे थे हम? थोड़ा सा ये बात याद रखना, आपकी जो बुक है वो प्रोविंसेस को भुक्तीज बोल रही है बच्चा, पर जब हम इंटरनेट में थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोविंस को मुक्तीज भी बोला जाता था. मुक्ति, मुक्ति है ना, मुक्ति भी बोला जाता था. पर ठीक है, आपकी बुक भुक्ति बोल रही है, आप भुक्तीज ही पढ़ेंगे. ठीक है. जो गवर्नर होता था प्रोविंस का, मतलब प्रोविंस को संभालने वाले गवर्नर का क्या नाम था? उपरिक, उपरिक महाराज, गोप्त, भोगपति, भोगपति, गोप्त, उपरिक महाराज, उपरिक. अब भुक्ति वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. भुक्ति को बहुत सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता था. जैसे आज हमारी कंट्री स्टेट में, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, जिसको क्या बोला जाता था? विशेष. whose head was known as विश्वपति. उसके हेड को क्या बोलते थे बच्चा? विश्वपति. सो स्टूडेंट्स कुछ 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 बिल्कुल ऐसा ही जैसे आज इंडिया में पहले कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैसे यहाँ पर भी चलता था. भुक्तीस और ज़्यादा पढ़ोगे आप तो मुक्तीज लिखा है, कहीं कहीं भुक्तीज है. मुक्तीज आपकी बुक भुक्ति बोल रही तो भुक्ति माने. फिर जो गवर्नर होता था उसको उपरिक, उपरिक महाराज, गोप्त, भोगपति के नाम से जाना जाता था. भुक्ति डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थे, जिसको विश्यास बोलते थे, और विश्वपति उनका हेड होता था. लोकल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो विलेज एक लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी. हर विलेज का एक विलेज हेडमैन होता था जिसको ग्राम बोलते थे. क्या बोलते थे? ग्रामिक, ग्रामिक. और उसकी ड्यूटी होती थी लॉ को एनफोर्स कराना, पीस बनाए रखना गांव में, विलेज में. ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल, विलेज काउंसिल कंप्राइजिंग विलेज एल्डर. पर उस जो विलेज हेडमैन था उसको कौन असिस्ट करती थी? विलेज की काउंसिल, जिसमें विलेज के एल्डर्स बड़े बड़े लोग होते थे जो उसको टाइम टू टाइम एडवाइस करते थे. टाउन्स में, सिटीज़ में नगरपति होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, और उनको हेल्प करने के लिए टाउन काउंसिल होती थी, जिसको टाउन काउंसिल और परिषद भी बोलते हैं. थे गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की गोल्डन एज. गुप्त रूल वॉज अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. गुप्त के रूल में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, पीस थी, रिमार्केबल प्रोग्रेस की उन्होंने लिटरेचर में, आर्ट में और साइंस में. दैट इज़ वाई द पीरियड कम टू बी नोन एज गोल्डन एज. इसलिए इस पीरियड को क्या बोला गया बच्चा? गोल्डन एज. अब हम लोग देखेंगे लिटरेचर, तो लिटरेचर में भी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस थी गुप्त रूलर्स ने. जो गुप्त एज था उसको गोल्डन एज भी बोलते हैं. संस्कृत लिटरेचर की अगर आपकी मैम क्वेश्चन पूछती है विच एज इज गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो क्या बोलेंगे आप? गुप्त एज. Chandragupta II is credited with maintaining in his court 9 luminaries और literary gems. बच्चा चंद्रगुप्त II को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनके कोर्ट में 9 luminarious लाइट, मतलब ल्यूमिनेट करने वाले, मतलब लाइट देने वाले, और लिटरेरी जेम्स रख रखे थे. लिटरेरी जेम्स मतलब जिनका लिखने पढ़ने में जो थे वो रख रखे थे. कालिदास वॉज मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ देम, और कालिदास उनमें सबसे ब्रिलियंट थे, सबसे महान थे.
ठीक है। तो बच्चा जो कालिदास थे वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट थे। हिज मालविका अग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम आर द ट्रेजर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में अगर हम बात करें, मालविका अग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभव मेघदूतम, ये ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना है संस्कृत लिटरेचर के। हिज अभिजान शकुंतलाम इज अ मास्टरपीस। उन्होंने जो एक बुक लिखी है, एक ड्रामा है, सॉरी ये क्या है, ड्रामा है, नाटक है, अभिजान शकुंतलाम, वो मास्टरपीस है कालिदास का। तो बच्चा जो बुक्स कालिदास ने लिखी वो कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और एक मास्टरपीस उनका अभिजान शकुंतलाम। ठीक है। अब कुछ और लिटरेरी वर्क थे जो इसे गुप्त रीन के थे, गुप्त पीरियड के थे, वो थे मुद्राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, विशाख दत्त, मृश्चिक कटिकम, मृश्चिक कटिकम, शूद्राक, दश कुमार चरितम, दंडन, कीरत अर्जुन्यम, कीर्त अर्जुन्यम ऑफ भैरवी। बेटा ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इसमें कीरत और दूसरा है अर्जुन। ये एक स्मॉल स्टोरी है जिसमें कीरत और अर्जुन के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कैसे मैं पढ़ूँ इसको। कीरत, कीर्ता अर्जुनियम है, कीरत अर्जुनियम है। ठीक है। पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी। उसके बाद पंचतंत्र है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मॉरल लेसन्स बताती हैं स्टूडेंट्स को। यंग एज में आप लोगों ने मॉरल स्टोरीज में जरूर पंचतंत्र की कुछ ना कुछ स्टोरीज पढ़ी होंगी। ये लिखा है विष्णु शर्मा ने और वो भी इस ही पीरियड में, गुप्तारीन में ही। स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज का कलेक्शन है जिनका पर्पस है कि प्रिंसेस को क्या सिखाया जाए, मॉरल। हर स्टोरी में एक क्लियर मैसेज है, अ मॉरल एंड अ लेसन टू लर्न। दे आर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है आज भी। और भी आपकी जो मॉरल साइंस की जो बुक होगी ना, उसमें कुछ बहुत सारी स्टोरीज पंचतंत्र से लिए होती हैं। अगर अब हम एजुकेशन की बात करें बेटा, तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये इंपॉर्टेंट एजुकेशन के सेंटर्स थे गुप्त पीरियड में। ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया। सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते थे बच्चा? फिलॉसफी, वैदिक लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये नालंदा स्कूल यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग गुप्ता रूल। गुप्ता रूल में बच्चा साइंस भी, गुप्ता रूल में साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की। आर्यभट्ट ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी है बच्चा? हु रोट बुक सूर्य सिद्धांत। कौन सी बुक लिखी बच्चा आर्यभट्ट ने? सूर्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है सोलार एंड लूनार एक्लिप्स। ठीक है, उन्होंने उस टाइम ही बता दिया था बच्चा कि सोलार एंड लूनार एक्लिप्स इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही है। वारमीर वॉज अनदर ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस एज और इसी एज के दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वारमीर। कंट्रीब्यूशन है एनरिच एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी। वारमीर का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी रहा, ज्योग्राफी में भी रहा। गुप्त के जो कॉइन थे वो भी मेटल वर्कर्स की स्किल को बताते हैं। जो आयरन पिलर है बेटा मेहरौली में कुतुब मीनार के पास, वो स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है मेटरोलॉजिकल स्किल का, कि मेटल्स में उन्होंने कितने स्किल्स को अचीव कर लिया था बच्चा, एक हाइट को अचीव कर लिया था। क्योंकि ये जो पिलर है उस पर रस्ट जंग नहीं लगी बच्चा। लोहा आज भी हम लोग यूज़ करते हैं पर उस पर क्या लग जाती है बच्चा? रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है। पर बेटा मेहरौली का जो पिलर है जो कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है, उसमें अभी तक रस्टिंग नहीं हुई है। जबकि वो 4th सेंचुरी में बन गया था। उसके ऊपर बारिश भी होती है, सन भी है, रेनफॉल भी हो रही है, सनलाइट भी आ रही है, तो उसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं हुई है। तो उसको हम मास्टरपीस बोल सकते हैं कि मेट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा नॉलेज था गुप्त रीन के लोगों को। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, दे ऑल these all flourished during this age. A large number of temples were built, बहुत सारे temples बने। दशावतार टेम्पल जो विष्णु जी का था देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ पर है? झांसी, झांसी के पास देवगढ़ है, वहाँ पर विष्णु टेम्पल दशावतार बना हुआ है। उसमें भी हाई आर्किटेक्चरल स्किल्स दिखाते हैं उस टेम्पल्स को देखोगे तो।
So, बहुत सारी इमेजेस है विष्णु की, शिव की और अदर डाइटीज की, एक्सकवेटेड एट सारनाथ, मथुरा एंड अदर प्लेसेस, और फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट। अच्छा, बहुत सारे जो इमेज हैं विष्णु की, शिव की, दूसरी अदर डाइटीज की, जिनको एक्सकवेट किया गया है सारनाथ में, मथुरा में, ये भी बताती हैं कि भाई आर्ट में भी इन लोगों ने मास्टरी हासिल की थी। अजंता बाग केव्स, अजंता केव्स में ग्रेट स्पेसिमेन मिलेंगे आपको पेंटिंग्स के, ठीक है। 1st to 7th सेंचुरी एरिया तक ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स इसमें गुप्त एम्पायर की हैं। दे डिपिक्ट वेरियस इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड प्रीवियस बौद्ध, ठीक है। तो कुछ पेंटिंग बुद्ध की लाइफ को दिखाती है, कुछ गौतम की लाइफ को दिखाती है, कुछ बौद्ध दिखाती हैं, ठीक है। ये टाइमलाइन है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। 320 यहाँ से चंद्रगुप्त ने थ्रोन असेस करना स्टार्ट कर दिया था मगध का, ठीक है। यहाँ से उनका डिक्लाइन चालू हो गया और ये हम आज प्रेजेंट डे में हैं। तो बच्चा ये रहा 10 अवतार टेम्पल, ये अजंता की केव्स, ये रहे बौद्ध सत्व, ठीक है, बौद्ध सत्व। बच्चा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको लर्न करनी है, वो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।